वंदे मातरम साथियों। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान में हो रहा है संस्कृत शिक्षा विभाग का 8 सितंबर को राजस्थान जीके का उसका पेपर है। 8 सितंबर 2024 को उसका पहला टेस्ट लेके आए। ये टेस्ट सीरीज हमने अभी 15 जुलाई से स्टार्ट की है और इसका क्या है कि हर एक टेस्ट की व्याख्या सहित पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहेगी ऐप में। अभी कुछ साथियों के क्या है, थोड़े से क्वेश्चन थे वो भी मैं लूंगा। साथ में हम पहला टेस्ट है जिसमें हमारा अलग अलग पोर्शन वाइज पहले हम टेस्ट ले रहे हैं। जैसे राजस्थान भूगोल का पहले लिया है, फिर इतिहास संस्कृति का इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था, सॉरी इतिहास और कला संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, इसके बाद में अर्थव्यवस्था, इसके बाद में करंट अफेयर्स और फिर संपूर्ण सिलेबस के टेस्ट लेने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में। वो पूरा शेड्यूल में दिया गया है कब कब किस किस तारीख को है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक स्वाभाविक से क्वेश्चन थे, उन पे हम बातचीत करेंगे और फिर हम इस पूरे पेपर को हल करेंगे। और पेपर को हल करते समय हमें ये ध्यान रखना है साथियों कि जो हमारा ये पेपर है, अब इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है तो राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस है, उसके हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी को आधार बना के उठाए गए हैं। तो मैं पूरा समझाते हुए, आपको पूरी तरह से व्याख्या करते हुए इस टेस्ट को हल कराऊंगा। पूर्ण मनोयोग से आप देखें। पहले आपके 2-3 जो क्वेश्चन आपके थे टेस्ट सीरीज को लेकर वो मैं क्लियर कर देता हूं, फिर अपने इसको सॉल्यूशन है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है, ये हमारी कब से स्टार्ट हुई है? अभी पहला टेस्ट हुआ है 15 जुलाई 2024 को। 15 जुलाई 2024 को पहला टेस्ट है इसका हुआ है। ठीक है, यहां से इससे स्टार्ट है, ये होती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। एक बात सेकंड क्या है, सेकंड अपने को साथियों ये ध्यान रखना है कि इस टेस्ट सीरीज में हमें क्या होगा कि व्याख्या सहित अपने को पीडीएफ मिलेगी और व्याख्या सहित जो पीडीएफ मिलेगी इस पीडीएफ की हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट है वो ले सकते हो आप, यानी निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम कम है तो निकाल सकते हैं, निकाल के आप पढ़ सकते हैं। एक ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, पहले की भी हमने अलग अलग टेस्ट सीरीज चलाई थी तो इसमें बिल्कुल नए प्रश्न होंगे। पहले के कोई भी प्रश्न है वो रिपीट नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नए प्रश्न डाले जाएंगे। यानी जो नया राजस्थान जी का है, जी के हैं, उस राजस्थान जीके की सारे क्वेश्चन हैं वो डाले जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है, पूरा राजस्थान जीके वाला नया पोर्शन। ठीक है, और तीसरी चीज है अपने को यहाँ ये ध्यान रखनी है साथियों कि कुछ एक नए टॉपिक जुड़े हैं इसमें। राजस्थान अध्ययन में जो सामान्य शिक्षा था उसमें नहीं था, अभी जुड़ा है, तो उस नए के ज्यादा क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे। नए टॉपिक के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी क्या है कि कोई भी आपके संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं और एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है? ब्यावर बनाता है, पाली बनाता है, जोधपुर ग्रामीण बनाता है या जयपुर ग्रामीण बनाता है? यहां देखिए, एक एक चीज हमें देखनी है। पहला तो ये है कि राजस्थान जी के पहले पुराना था ना, तो पहले तो ये पाली बनाता था। पहले कौन बनाता था? पाली बनाता था, ये ध्यान रखना है। जब हमारे 33 जिले थे। अभी क्या है, क्योंकि लेटेस्ट जो अभी जो भी पेपर होंगे उसमें लेटेस्ट चीज आएगी, तो अभी कौन सा है? अभी है जयपुर ग्रामीण। अभी कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है। और जयपुर ग्रामीण है साथियों, ये 10 जिलों से सीमा लगती है इसकी। 10 जिलों से सीमा इसकी लगती है। अब देखिए, यहां एक चीज मैं कहूंगा, जो नया राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट बार बार पूछते भी हैं कि हम नया राजस्थान जीके पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें? कहां से कहीं ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल क्या है कि नया मैप लें
और उस मैप को हमेशा आप क्या करें, हमेशा आप कह के नए मैप को 5 मिनट जरूर देख लीजिए, सभी जिले आराम से देख लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर देख लीजिए, यानी आपको क्या करना है कि डेली का डेली क्या है कि उस मैप को 5 मिनट देखना है। आने वाले 10-15 दिन में बहुत अच्छा आप कवर कर जाएंगे। जैसे अभी हम देखें कि ये जयपुर ग्रामीण है, मान लीजिए कि जयपुर ग्रामीण की बात कर रहे हैं। अब जयपुर ग्रामीण की बात कर रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण अगर हमारे यहाँ जिला है तो जयपुर ग्रामीण में एक तो अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि इसके बीच में ही जयपुर है, यानी जयपुर शहरी जिला है वो इसके बीच में ही है। फिर अगर हम कहें कि मैप हमने देख रखा है तो बहुत अधिक हमें आवश्यकता नहीं रहेगी इधर उधर भटकने की, कि इधर तो क्या है कोटपुतली बहरोड है, एक जगह से आप स्टार्ट कर लो, चारों तरफ घूम जाओ और गिनती कर लो, अपने आप हो जाएगा कि इधर तो कोटपुतली बहरोड लगता है। क्या कौन सा लगता है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में अलवर लगता है, अलवर के बाद में कौन सा लगता है? तो अलवर के बाद में साथियों दौसा लगता है, दौसा लगता है। दौसा के बाद में कौन सा लगता है? टोंक लगता है, टोंक। टोंक के बाद में कौन सा लगता है? दूदू लगता है। दूदू के बाद में यहां थोड़ा सा अजमेर लगता है, अजमेर को ध्यान से देखेंगे तभी लगेगा, यहां ध्यान रखना है। यहां डीडवाना कुचामन लगता है, डीडवाना कुचामन, ये एक ही जिला है, ध्यान रखेंगे, 2 जिले नहीं है, डीडवाना कुचामन एक जिले का नाम है। इसके बाद में यहां सिक्कर लगता है और यहां नीम का थाना लगता है, नीम का थाना। अब देखिए यहां क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये जयपुर बीच वाला, इसके बीच में जो जयपुर है, 10 जिले हो गए। तो इस तरह से अगर मैप में हमने याद कर रखा है ना, जैसे आप देखिए अभी मैप आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूं कि इस मैप में देखिए कि ये क्या है कि ये येलो वाला है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा येलो वाला जयपुर ग्रामीण है, दिख रहा है सभी को। अब इसके अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर ही ये जयपुर शहर वाला अलग जिला है, तो एक जिला तो ये हो गया। आपने यहां से क्या से स्टार्ट किया था? कोटपुतली बहरोड से किया था, 1, अलवर 2, इसके बाद में दौसा 3, टोंक 4। ये ध्यान रखना है सवाई माधोपुर है वो इसको लगता नहीं है, यहां बीच में टोंक और दौसा लग जाते हैं, लगता नहीं है। दूदू 5, अजमेर यहां लगता है 6, डीडवाना कुचामन 7, सीकर 8, नीम का थाना 9 और जयपुर 10। तो ये 10 जिले लग गए। तो ये हमें कब बताओगे? जब हमने मैप देखे हैं। तो मैप पर जरूर देखिए नया जीके पढ़ने के लिए, और मैप पर देखेंगे तभी नया जीके बेहतर होगा। बार बार मैसेज करने से, इधर उधर पूछने से ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होने वाला है साथियों, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा माना जाता है? मध्यवर्ती का मतलब क्या है? बीच का जिला। हम सभी को पता रहता है कि जैसे आप मोटे तौर पर समझने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप मैप आपको पता ही है कि कैसा होता है राजस्थान का, आप ऐसे बना लो, ये मान लो कि राजस्थान है। अब मान लो राजस्थान है तो बीच का जिला कौन सा होगा? ये उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा और ये पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली रेखा, ये कहां आती है? बीच वाली रेखा ये जहां आती है वो मध्यवर्ती जिला होता है। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा है, ये बीच में कहां पे मिलती है? नागौर में मिलती है। कहां पे? नागौर में। ये ध्यान रखना है अजमेर नहीं है, कहीं अजमेर के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि अजमेर को कहते हैं कि लगभग मध्य में है, पर लगभग मध्य में है, मध्य में नहीं है, मध्य में नागौर ही है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्या कि मैंने मैप के आधार पे क्वेश्चन लिए हैं 4-5, इसलिए लिए हैं ताकि आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि मैप हमें स्टडी करना है और नए जीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैप पे आधारित ही आएंगे। और मैप को जब हम अच्छी से स्टडी कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हो जाएगा और हम अच्छे से समझ के जीके भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कितनी बार? मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर। अब देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए कौन से जिले की कहां स्थिति है, और ये कब पता होगा हमें? जब हम मैप देखेंगे।
आप क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी भी बहुत से जुड़े रहते हैं, तो बाहर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है मैप। अब 12 और कोटा, झालावाड़ और 12, कोटा और चित्तौड़गढ़, इसमें क्या है कि एक बार तो मैं आपको सीधा बता देता हूं कि इसका उत्तर क्या है कि कोटा और चित्तौड़गढ़ है। अब क्या है कि कब हम ये स्थिति निर्धारित कर पाएंगे, अगर हमने मैप देख रखा है तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ इस तरह से है, फिर चित्तौड़गढ़ का एक भाग बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, एक भाग इधर है, यानी ये दो भाग टूटे हुए हैं, ये दोनों भाग किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से लगते हैं। अब चित्तौड़गढ़ के पास में ही क्या है कि कोटा आता है, और कोटा ऐसे ही फैला हुआ है, कोटा ऐसे, ये इधर 12 है, यहाँ झालावाड़ है, तो कोटा यहां भी मध्य प्रदेश को लगता है और यहां भी मध्य प्रदेश को लगता है, यानी कोटा 2 बार मध्य प्रदेश को छूता है, एक बार यहां से और एक बार यहां से, और ये मध्य प्रदेश को चित्तौड़गढ़ यहां से छूता है और यहां से छूता है 2 बार, 2 जिले ऐसे हैं। जैसे आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए इसमें कि अब देखो क्या है, इसकी स्थिति क्या है कि चित्तौड़गढ़ है वो ये वाला है, मेन चित्तौड़गढ़ ये है, ये वाला, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश है, और ये जो ग्रीन भाग है ये बीच में भीलवाड़ा आ गया, ये जो ग्रीन भाग है ये भी चित्तौड़गढ़ का है, तो ये किससे जुड़ रहा है, मध्य प्रदेश से, यानी बीच में ये गैप आ रहा है, यानी 2 बार जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ ये एमपी से जुड़ रहा है, कौन, कोटा, कोटा रेड वाला कोटा है, और यहाँ भी क्या है कि कोटा जुड़ रहा है एमपी से, ये एमपी है इधर, यहाँ धौलपुर से लेकर और यहाँ बांसवाड़ा तक हमारे किधर कौन सा लगता है, एमपी मध्य प्रदेश राज्य है वो लगता है। तो ये 2 बार छू रहे हैं, तो ये 2 बार हमें पता रखनी है कि 2 बार छू रहे हैं, तो 2 बार हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये स्थिति यहां तभी हो पाएगी साथियों जब हम मैप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन और मैप पे है, फिर अन्य टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किधर, कि हमें देखना है कि उत्तर में कौन सा, हमें ये देखना है साथियों कि उत्तर जो जिले दिए गए हैं उसमें सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे दक्षिण में कौन सा है। अब जिले कितने दिए गए, जिले दिए गए 4, हमें पता है गंगानगर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, 5 जिले दिए गए, ठीक है। सबसे उत्तर में तो हमारा क्या है, गंगानगर ही है, सबसे उत्तर में तो क्या है, गंगानगर है, गंगानगर 1 नंबर पे दिया गया है, ये ठीक है। इसके बाद में नागौर, बिल्कुल 2 नंबर पे नागौर आता है, इधर जो दिए गए उनमें नागौर के बाद में नागौर से चिपता हुआ ही कौन सा है, ब्यावर, और ब्यावर के बाद ब्यावर से चिपता हुआ ही कौन सा है, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा और के बाद प्रतापगढ़ है, और चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ के बाद में है प्रतापगढ़। ये जो दिए गए ना 1 2 3 4 5, यही इनका क्रम है। 1 2 3 4 5 किस में है, 3 नंबर में, तो हमारा उत्तर 3 नंबर होगा। एक बार इस पे आप थोड़ा सा नजर और डालिए, हमारे क्या दिया गया था, हमारे इसमें जो दिया गया था साथियों वो दिया गया था गंगानगर सबसे पहले 1 नंबर पे, 2 पे क्या दिया गया था, नागौर दिया गया था, 3 पे क्या दिया गया था, ब्यावर दिया गया था, 4 पे क्या दिया गया था, भीलवाड़ा दिया गया था, और 5 पे क्या दिया गया था, प्रतापगढ़। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जब हम कब कर पाएंगे, सारी स्थितियां कब समझ पाएंगे, जब हमने मैप को बार बार स्टडी किया हुआ है। तो मैप को देख रखा है तो हम व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे, नहीं देख रखा है तो नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत कहां पे है, अभी बालोतरा जिले में है, बालोतरा में, और यहां क्या है कि जैन मंदिर है, जैन मंदिर, और ये जैन मंदिर भी किसको समर्पित है, ये पार्श्वनाथ को मुख्य मंदिर है। वैसे जैन मंदिरों का समूह है, पार्श्वनाथ को समर्पित है मुख्य मंदिर, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये नाकोड़ा पर्वत है, ये किस में पाए जाते हैं, ये हमें मिलते हैं 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियां हैं, ये सिवाना से लेकर क्या है, सिवाना से लेकर और ये बालोतरा में फैली हुई है, बालोतरा जिले में 56 की पहाड़ियां। और 56 का जो मैदान है, ये 56 का मैदान साथियों है, ये 56 का मैदान प्रतापगढ़
बांसवाड़ा के बीच में है। कहां पे? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य है, ये 56 नदी नालों का समूह है, ये 56 का मैदान है। 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां अलग अलग है। रेतीला शुष्क क्षेत्र एवं राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग है? देखिए, जैसे राजस्थान है, मोटे तौर पर समझने के लिए राजस्थान को आप ये मान लीजिए कि ये राजस्थान है। अगर अपने ये मानते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है कि इस तरह से भाग रहते हैं, 4 भौतिक भाग है। ये 4 भौतिक भाग है साथियों, कि ये तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो भाग है ये पूर्वी मैदानी भाग है, और ये वाला जो भाग है ये पूर्वी पठारी भाग है, और ये भाग है ये वाला पूरा, ये कौन सा है? ये है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क क्षेत्र, शुष्क रेतीला से क्षेत्र है, और एक है अर्धशुष्क। और ये जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, इस अर्धशुष्क को ही क्या कहते हैं? राजस्थान बांगर कहा जाता है। ये आगे 5 भागों में बढ़ता है, वो अलग बात है। जब हम डिटेल में करते हैं तो देखते हैं ये आगे 2 भागों में बढ़ता है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये आता है गग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि, और क्या है कि गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। ये वाले 4 भाग इसमें रहते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये भाग है, ये बांगर है, ये है, तो ये पूरा भाग किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है, या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे, दक्षिणी अरावली की चोटियां ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, ये देखिए, ये ध्यान रखना है कि अवरोही लिखा हुआ है या आरोही। जैसे हम सभी को पता है कि अवरोही क्या होता है? घटता क्रम होता है, और आरोही कौन सा होता है? बढ़ता क्रम होता है। अगर अवरोही लिखा है तो सबसे बड़ी चोटी हम पहले लिखेंगे, उसके बाद कौन सी लिखेंगे? उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हमारे यहाँ क्या है? 4 चोटियां दी गई है। कौन सी? शेर, दिलवाड़ा, जरगा, गुरुशिखर। गुरुशिखर, शेर, अचलगढ़, दिलवाड़ा। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी चोटी है वो कहाँ आके ठहरती है। इसमें 5 चोटियों के अलग अलग वैसे नाम दिए गए हैं, तो अपने को देखना है। देखते हैं अपने। सबसे पहले तो गुरुशिखर है, ये हम सभी को पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरुशिखर है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। थर्ड कौन सी है? दिलवाड़ा या देलवाड़ा है, और दिलवाड़ा अथवा देलवाड़ा जो है जहां प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है, ये 1442 मीटर है। इसके बाद में चौथी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, और जरगा 1431 मीटर है। और 5वीं कौन सी है? अचलगढ़, और ये 5 ऊंची चोटियां दी गई हैं हमारे, और अचलगढ़ है 1380 मीटर। अब देखिए, यहां केवल ये नहीं देखना है कि ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। यहां आपको ये देखना है अच्छी तरह से साथियों कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी चोटियों की ऊंचाई पूछी जाती है, तो अरावली की सभी प्रमुख चोटियों के नाम लिखकर, आजकल क्या है कि जो गाइड बुक्स आ रही है वो पहले से सारणी बना के भी दे रहे हैं, तो उसको आप याद कीजिए अच्छे से, और उसको याद करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ क्या आ गया? गुरुशिखर आ गया, शेर आ गया, दिलवाड़ा आ गया, जरगा आ गया। ये 4 नंबर ऑप्शन है साथियों, ये 4 नंबर इसका उत्तर बन रहा है घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूरा घाट दर्रा कहां स्थित है? कौन सा है? सूरा घाट दर्रा कहां स्थित है? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, या क्या है? आबू पर्वत में। अब देखिए, यहां एक बार मैप पे मैं आपको फिर लेके जाऊंगा कि जैसे ये हमारा मैप है, इस मैप में क्या चीज है कि ये जो ब्यावर है और भीलवाड़ा है, इसके बीच में इन दोनों को मिलाने वाला ये रास्ता यहां से गुजरता है, ये सूरा घाट दर्रे से गुजरता है। कौन से दर्रे से गुजरता है? सूरा घाट से गुजरता है।
तो यहां अपने को ध्यान रख लेना है कि एक तो ब्यावर जिला जो है, ब्यावर, और इधर कौन सा, भीलवाड़ा। इन भीलवाड़ा दोनों जिलों को जो मिलाने वाला मार्ग दोनों का निकलता है, ये सूरा घाट दर्रे से निकलता है। कौन से दर्रे से निकलता है, सूरा घाट दर्रा है यहां, ठीक है। अब देखिए सूरा घाट दर्रा है, तो ये अरावली का कौन सा भाग है, ब्यावर भीलवाड़ा वाला, ये अरावली का मध्य अरावली का भाग है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। जब भौतिक प्रदेश हम देखते हैं तो इसका हम स्टडी करते हैं अच्छे से, हम देखते हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये मध्य अरावली का भाग है और ये सूरा घाट दर्रा यहाँ पे स्थित है। ये देखिए यहाँ, वैसे ये बताए, यहाँ मैं बना भी दूं तो ये यहाँ पे है सूरा घाट दर्रा, ठीक है साथियों। इसके बाद में आगे स्लूमर में जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कट्टाफड़ा प्रदेश कहलाता है। देखिए स्लूमर पहले उदयपुर में था, अभी जयसमंद झील है वो स्लूमर में, और जयसमंद झील है वो किस जिले में है, वो जयसमंद झील है ये स्लूमर जिले में है। अभी जयसमंद झील, और इस जयसमंद झील की क्या है कि ये जो भाग है यहां क्या है कि कटाफटा पठार पाया जाता है, और इस पठार को क्या कहते हैं, इस पठार को कहते हैं लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार है। और ये जो लसाड़िया का पठार है मित्रों कि ये पाया जाता है स्लूमर जिले में। ये ध्यान रखना है, पहले उदयपुर में था, तो अभी कुछ बुक्स में आपको उदयपुर लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश में अवस्थित है। अब देखिए रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हैं, ये है 12 में। कहां पे है, 12 में है, एक तो ध्यान रखना है। दूसरा यहां क्या है, रामगढ़ झील भी है, रामगढ़ झील है इन पहाड़ियों के बीच में। और ये रामगढ़ झील किससे बनी, उल्का पिंड के गिरने से बनी थी, उल्का पिंड के गिरने से बनी। अब उल्का पिंड के गिरने से बनी, ये अपने को ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है साथियों विशेष, 2016 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे भारत की क्या है, पहली जियोलॉजिकल साइट घोषित किया है। इसको भारत की पहली क्या है, जियोलॉजिकल साइट वाली झील कह दो, ये घोषित किया है। तो रामगढ़ का है 12 में है, और रामगढ़ 12 में है तो 12 किसका भाग है, हाड़ौती के पठार का भाग है। 12 किसका भाग है साथियों, 12 है ये हाड़ौती के पठार का भाग है। ये ध्यान रखने, ये ध्यान रखेंगे, ये वाला भाग कि हाड़ौती का पठार का भाग रहेगा। और इसको क्या है कि लिख लो आप, जियो हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट है, इसे घोषित किया गया कब, 2016 में। और ये भारत की पहली है, राजस्थान की तो नहीं होनी है, भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट है रामगढ़ की झील। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां 12 में है, हाड़ौती का पठार है, उल्का पिंड गिरने से यहां क्या कि झील का निर्माण हुआ था। 2016 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है, ठीक है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अब देखिए प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, ये 1968 में एक पुस्तक लिखते हैं। 1968 में इन्होंने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल इनकी पुस्तक थी। और ये जो राजस्थान का भूगोल क्या है कि ये पुस्तक है किनकी, प्रोफेसर वीसी मिश्रा की 1968 में। और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें राजस्थान का पहली बार भौतिक विभाजन किया गया। इसमें
राजस्थान का पहली बार भौतिक विभाजन किया गया, ये ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान का पहली बार भौतिक विभाजन किया गया था और इस भौतिक विभाजन में राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में राजस्थान को इसमें बांटा गया था मित्रों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये इसका उत्तर क्या रहेगा? 7। अगला, राजस्थान के दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? अब देखिए हवाओं का जब सिस्टम आता है ना, तो आप इसमें एक छोटा सा चित्र बना लो और ये चित्र क्या है कि आपको हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। जैसे ही एक तो ये क्या है कि अपने को पता है कि इसमें दिशाएं किस तरह से होती हैं। थोड़ा सा इस पे टाइम दीजिए क्योंकि ये हमें काम आने वाला है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, अब ये भाग है। अब इनमें अपने को ये ध्यान रखना है कि उत्तर की ओर से आने वाली हवाएं, किधर से? उत्तर की ओर से आने वाली हवाएं, दक्षिण की ओर से आने वाली हवाएं, पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं और पश्चिम की ओर से आने वाली हवाएं क्या कहलाती है? सबसे पहले तो इस को हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिम की ओर से आती है, इनको कहते हैं आथुनी। क्या कहते हैं? आथुनी, या इसी आथुनी को कह देते हैं पिछवा या पिछवाई भी कहते हैं, पिछवा। ठीक है, पूर्व की ओर से जो हवा आती है इसको कहते हैं आगुणी। आगुणी या इसी को कहते हैं पूर्वाई। क्या कहते हैं? पूर्वाइया। पूर्वाइया, पूर्वाइया भी कहते हैं इसको, पूर्वाइया। ठीक है, ये जो हमारा उत्तर की ओर दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर से हवाएं आती हैं, इन्हें कहते हैं लंकाऊ। क्या कहते हैं? लंकाऊ। और जो उत्तर की से ओर आती है इन्हें कहते हैं धरनोड भी कहते हैं, धरनाऊ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरनोड भी कहते हैं और धराऊ भी कहते हैं। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि उत्तर की ओर से जो आती हैं ये कहलाती हैं धराऊ। ठीक है, ये तो सीधी 4 दिशाओं वाली। इसके बाद में आप थोड़ा सा और देखें और थोड़ा सा और देखेंगे तो ये देखिए कि ये वाला भाग है, यानी इससे और इससे यहां बीच से जो हवाएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं? अब यहां आप देख लीजिए कि इधर से ये कौन सी दिशा होगी? ये ऊपर उत्तर, और इधर कौन सी होगी? पश्चिम। ये उत्तर पूर्व, ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब इनसे हवाएं आती हैं, वो क्या कहलाती है? ये हमें देखना है। अब देखिए यहां हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती हैं ये कहलाती हैं संजेरी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, पर अपने को अच्छी तरह से देखना है। ये क्या कहलाती है? समुद्री। दक्षिण पूर्व से जाती है जो, और ये दक्षिण पूर्व से जाती है, दक्षिण पूर्व से जाती है, ये दक्षिण पश्चिम से है, ये दक्षिण पूर्व से है, और ये कहलाती है चील। और जो उत्तर पश्चिम से आती हैं ये कहलाती हैं सूर्या। ये हवाएं कहलाती हैं। ये आप थोड़ा सा मैप है, इस मैप को आप अच्छे से ही याद कर लें, और इसको आप याद कर लेंगे
तो फिर सारी हवाएं एक साथ आ जाएगी, कोई भी हवा हो, कैसी भी हवा हो, वो सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी अपना क्वेश्चन क्या है वो देखना है कि राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं, दक्षिण पूर्व से कौन सी चल रही है? चील चल रही है। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाएं क्या है? चील है। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, राजस्थान में तापमान के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है हमें। थोड़ा सा अब अपने कहे कि टाइम थोड़ा सा कम करेंगे, स्पीड करेंगे हल्की सी, क्योंकि इस तरह से समझाया जा सकता है, यानी समझ के करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है। अब देखिए, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला क्या है? स्थान है ये माउंट आबू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान क्या कहलाता है? डूंगरपुर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू। अब देखिए यहां अपने को ये डूंगरपुर है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू। अब देखिए, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू सही है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, वार्षिक तापांतर न्यूनतम वाला है डूंगरपुर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू नहीं है। ये तो क्या है? वार्षिक तापांतर वाला है। सर्वाधिक कौन सा तापांतर है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है कौन सा? चूरू। तो ये यहां नहीं होगा। दैनिक तापांतर वाला जिला तो कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। और राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है, सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू है। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? असंगत पूछा था तो असंगत है, वो 3 नंबर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेशों में प्रतिनिधि जिले कौन से है? BWHW का कौन सा? जैसलमेर। ये गलत है। BSHW का नागौर सही है। CWG का टोंक सही है। EW का क्या है? ये डूंगरपुर सही है। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका प्रतिनिधि जिला है वो बीकानेर है। यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि कोपेन का, टीवार्था का, थॉर्नवेट का, ये वर्गीकरण से क्वेश्चन आता ही है। तो इनको मैप से अच्छी तरह से देखें। जैसे ये मैंने मैप आपको दिखाया है कि यहाँ BWHW इस वाले प्रदेश को वर्गीकरण किया गया है और इसमें प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर है। यहाँ क्या है? BSHW है, इसमें अर्धशुष्क के भाग में प्रतिनिधि जिला नागौर है। उपार्दर वाला है, इसमें टोंक है। और इधर क्या है? ये जो हमारा सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, इसमें डूंगरपुर रहता है। ठीक है साथियों, इसमें आगे अपने देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला मानसून किस शाखा से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब की खाड़ी के मानसून से, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, क्योंकि इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला सामने आ जाती है। जब हम इसको समझेंगे क्लास में तो पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाएगी। ये तो क्या है? 1 नंबर है सबसे पहले जब भी अपने को लगाना हो। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा रहता है? ये। और 3 नंबर पे ये, अगर इनको क्रम से देना हो तो ये। इससे तो क्या है? शीतकाल में वर्षा होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों? मावट कहते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है। राजस्थान में सर्वाधिक भाग में फैली हुई मिट्टी कौन सी है? तो रेतीली बलुई मिट्टी है। ये राजस्थान में सबसे अधिक भाग पे फैली हुई है। और उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें मुख्यतः ये मिट्टी है, ये भाग पाई जाती है सबसे बड़े भाग में। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? मृदा अपरदन को रोकने का उपाय कौन सा नहीं है? पशुओं के चराई पर नियंत्रण। चराई पर नियंत्रण करेंगे तो घास बढ़ेगा और घास मिट्टी के कटाव को रोकेगा। ये तो उपाय है नहीं है। ठीक है, खेतों में मेड़बंदी करना। खेतों पे मेड़बंदी करेंगे, पेड़ वगैरह लगाएंगे तो ये कटाव को रोकेंगे। तो ये तो क्या है? मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। वनों और चरागाहों की वृद्धि करेंगे तो ये भी क्या है? मृदा अपरदन को रोकेंगे। जूमिंग खेती को अपनाना।
अब क्या है कि इसमें पेड़ पौधों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है, यानी पेड़ पौधे खत्म किए जाते हैं, जिससे पानी आता है, कटाव बढ़ता है। तो ये नहीं है, तो ये तो कटाव को, मृदा अपरदन को क्या करता है, बढ़ाता है, नियंत्रित नहीं करता। क्या करता है, ये तो बढ़ाता है। अपरदन को क्या करता है, अपरदन को बढ़ाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है, इस पे गौर करना है। आगे देखेंगे, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में किस मिट्टी का जमाव पाया जाता है। अब देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये कहाँ है, ये जैसे अपने राजस्थान वाला भाग देखे ना, मोटे मोटे तौर पर आप देख लीजिए, ये मान लीजिए। अब इसमें उदयपुर, यहाँ पे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये वाला भाग है। अब दक्षिणी भाग में तो क्या मिलती है, अपने यहां तो लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी, यहां काली पाई जाती है, ठीक है। यहां लाल प्लस काली है, वो दोनों मिश्रित मिलती है, लाल प्लस काली दोनों मिलती हैं, तो मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो इस भाग में पाई जाती है। अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि मिट्टियां जो हैं या कोई भी चीज है, हमें मैप से याद करना चाहिए, क्योंकि यहां केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि केवल क्या है कि क्राइटेरिया नहीं खींचते कि उदयपुर में केवल यही पाई जाती है, और भी पाई जाती है, पर मोटे तौर पर हम देखें कि काली का चित्र मेन ये है, लाल का ये है, लाल काली मिश्रित का ये है, रेतीली बलुई का ये है, भूरी का पूर्वी अरावली प्रदेश है, या बनास का भाव चित्र है। तो ये मोटे मोटे तौर पर जब मैप में देख लेंगे तो जिले अपने आप क्लियर हो जाएंगे, जब अपने को क्या है, जिले मैप याद होगा। इसलिए मैप देखना प्राथमिकता रहती है। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाते हैं, 8 अप्रैल को मनाते हैं, 17 जून को मनाते हैं, 24 अगस्त को मनाते हैं, या 10 अक्टूबर को। तो ये क्या है, 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण और अकाल है, ये हमारे सिलेबस में है। तो विश्व मरुस्थलीय दिवस कब मनाया जाता है, ये 17 जून को मनाया जाता है। और ये और ध्यान रखना है साथियों कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस है, ये पहली बार मनाया गया था वो 17 जून 1995 को, 95 को मनाया गया। ये अपने को ध्यान रखना है, ये पहली बार 17 जून 1995 को क्या किया गया था, मनाया गया था, ये ध्यान रख लेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिट्टी का प्रकार, मिट्टी कौन सी है और जलवायु प्रदेश कौन सा है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि एरेडिसोल्स, एरेडिसोल्स है, ये मिट्टी कहां मिलती है, ये मिट्टी अपने को अर्धशुष्कीय भाग में मिलती है, यानी ए का क्या रहेगा, ए का 1 रहेगा। इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स हैं, ये हमें मिलती हैं, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मेरे को ये ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है इसे, यहाँ इंसेप्टिसोल उप आर्द्र में मिलती है। एल्फिसोल्स हैं, ये आर्द्र में मिलती हैं। और वर्टिसोल्स हैं, ये एक 2 3 4 ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा कहीं। तो यहां क्या है कि ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4, ये सही रहेगा मिलान। तो यहां क्या है कि अगर हम इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें तो ये हो सकता है, थोड़ा सा क्या है कि यहां ऑप्शन में गड़बड़ हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इन क्षेत्रों में है। इसके बाद में राजस्थान में 1843-44 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम था। 1843 सहसा बुदसा या बदूसा कहते हैं, तो सहसा बदूसा था 1843 में, इकट्ठा है ये, सहसा बदूसा है वो 1843-44 में पड़ा था। छपनिया अकाल है, ये 1899 ईस्वी में पड़ा था। ईस्वी सन तो 99 है, जबकि इसका ध्यान रखना है विक्रमी संवत है वो 1956 था। इसलिए क्या है कि इसको छपनिया अकाल कहते हैं। विक्रमी संवत कौन सा था, 1956 में पड़ा था, इसलिए इसको छपनिया अकाल कहते हैं। ये 2 प्रसिद्ध अकाल है। राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 2020 को राज्य के कितने जिलों को के 908 गांवों को 13, ये ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इसलिए अपने को इसको ध्यान रखना है कि टीडी आक्रमण के कारण अभावग्रस्त घोषित कर दिया था। तो ये जिले हैं, एक तो ध्यान रखना है कि 8
13 मार्च 2020 को राजस्थान राज्य के कितने जिलों के 908 गांवों को टिड्डी आक्रमण के कारण अभावग्रस्त घोषित किया? 908 गांव अभावग्रस्त घोषित किए। कितने जिलों के? 8 जिलों के। ये ध्यान रखना है। पर साथ में अपने को ध्यान रखना है कि 2020 में बांसवाड़ा को छोड़कर सभी 32 जिलों में टिड्डी आक्रमण का प्रभाव रहा था। बांसवाड़ा को छोड़कर बच गए कितने? सभी 32 जिले, सभी 32 जिलों में टिड्डी आक्रमण का प्रभाव रहा था। टिड्डी आक्रमण का प्रभाव रहा था, ये ध्यान रखना है। प्रभाव रहा था, इस पे गौर करेंगे और ये प्रभाव रहा है, इसको अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है। इसके बाद में अब 8 जिले हैं। अभी क्या है कि अभावग्रस्त 32 जिले रहे हैं। कितने रहे हैं? 32 रहे हैं, पर इनमें से 8 ही किए गए क्योंकि हमारे क्या है, पाकिस्तान की ओर से आक्रमण हुआ था, पाकिस्तानी सीमा की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान से टिड्डी दल आया था। ये पाकिस्तानी सीमा से टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था। तो सीमावर्ती जो जिले थे, जैसे उस समय अपने 4 थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तो अभावग्रस्त घोषित हुए ही हुए, जैसलमेर व बाड़मेर। इनके अलावा इनके पास लगने वाले जिले थे 4, जिनमें कौन सा था? जालोर था, सिरोही था, पाली था और जोधपुर था। ये जिले अभावग्रस्त घोषित किए गए थे, 8 जिले, और इन 8 जिलों के 908 गांव। तो ये क्या है कि हमारे क्या मरुस्थलीकरण, अकाल वगैरह दिए हुए हैं, तो इसके कारण क्या है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? अब देखिए, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021 ये 17वीं रिपोर्ट थी। कौन सी थी? 17वीं रिपोर्ट थी। और ये क्या है, 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। और इसके अनुसार राजस्थान में 25,387.96 वर्ग किलोमीटर पर कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र है। आगे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? ओजोन दिवस 16 सितंबर को। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? तो वन रिपोर्ट 2022-23 का वार्षिक ये प्रतिवेदन था, उसमें चूरू में वन क्षेत्र था, वो भी कितना था? 73.73 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्र था? सबसे कम था 73.73 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे, इस पर गौर करेंगे मित्रों। मोचिया साइप्रस रोटेंडस नामक नरम घास किस अभयारण्य में पाई जाती है? इसको स्थानीय नाम है वो तो क्या है, मोथिया कहते हैं इसको, और ये इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय नाम तो इस घास को क्या कहते हैं? मोथिया। और काले हिरण कृष्ण मृग है, इस काले हिरण की पसंदीदा घास है ये। और अब काले हिरण से आपको पता चल गया होगा कि कहां काला हिरण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, पसंदीदा घास है इसकी है। तो काला हिरण के लिए ताल छापर है, ये चूरू में ये वाला है, ताल छापर चूरू, ये अभ्यारण्य है, ये इसके लिए जाना जाता है। राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जखराना। और ये जखराना गांव है एक तरीके से, गांव कौन सा? जखराना। यहां ये इसका उत्पत्ति स्थल है, इस बकरी का क्या है? उत्पत्ति स्थल है, जखराना गांव है, सबसे अधिक दूध देती है। और ये जखराना गांव कहां पे? अलवर में है, ये अपने को ध्यान रख लेना है।
आगे, बिना सींग बकरी की बिना सींग वाली नस्ल जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया, तो बिना सींग वाली एकमात्र नस्ल है बकरी की, वो है शेखावाटी, और इसका विकास किसने किया? काजरी। और काजरी है ये कहां पे है? जोधपुर में है, और इसकी स्थापना है जोधपुर में, इसका मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना है ये भी पूछा जाता है, ये 1959 में की गई थी, ये ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एस सुमेलित युगम को छांटिए। गोवंश और जिला। राठी कहां? बीकानेर में, गंगानगर में पाई जाती है। थारपारकर बालोतरा, सांचौर, बाड़मेर, जालोर में पाई जाती है। गिर अजमेर में पाई जाती है। कांकरेज भरतपुर में, कांकरेज भरतपुर में नहीं पाई जाती साथियों। कांकरेज कहां मिलती है? कांकरेज सांचौर में मिलती है, सांचौर जालोर में मिलती है, बालोतरा में मिलती है, बाड़मेर में मिलती है, पाली में मिलती हैं, सिरोही के कुछ भाग में मिलती हैं, है ना। तो ये वाला क्षेत्र है इसका, तो यहां ध्यान रखना है। असुमिलित 4 नंबर है। आगे, वीर तेजाजी पशु मेला के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह पशु मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन में भरता है, बिल्कुल। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक चलता है, बिल्कुल। मुख्य मेला तो क्या है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, जिसको तेजा दशमी कहते हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है अपना, ठीक है। और जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, सही है। और यह मेला मानासर नागौर में बढ़ता है, ये गलत है। अब देखिए, अगर कॉमन सेंस है हम में, तो हम क्या है कि कॉमन सेंस में ही क्या पहुंच जाते हैं, इसमें 50-50 तक तो पहुंच ही जाते हैं साथियों। कैसे? कि इसमें मेला भरने के 2 स्थान दे दिए, तो अपने को पता है कि एक तो गलत होगा। तो ये क्या है कि मानासर में बाबा रामदेव मेला भरता है, बाबा रामदेव मेला पशु मेला है, ये भरता है, तो यहां गलत है 4 नंबर। आगे देखेंगे, निम्न में से असुमिलित छांटिए। बीकानेर मूंगफली मंडी है, बिल्कुल सही है। जोधपुर जीरा मंडी है, सही है। अलवर प्याज मंडी है, बिल्कुल सही है। अजमेर सोनामुखी मंडी है, ये गलत है। सोनामुखी मंडी है, ये सोजत है। सोनामुखी मंडी क्या है? सोजत पाली में ये सोनामुखी मंडी है। असत्य कथन छांटिए। कौन सा कथन छांटना है? असत्य। 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई थी, बिल्कुल। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म था, और इसका क्या है? 12,410 हेक्टर क्षेत्रफल है, 12,410 हेक्टर। जेतसर अभी जो अनूपपुर जिले में है, केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई, कनाडा के सहयोग से की गई, ये भी सही है। और ये क्या है? 12,140 हेक्टर है। राजफेड की स्थापना, राजफेड की स्थापना है, ये राजफेड की स्थापना क्या 1956 में बीकानेर में की गई। राजफेड की स्थापना 1956 में नहीं हुई है साथियों, ये एक तो 1957 में हुई है, और दूसरा बीकानेर में नहीं हुई है, ये जयपुर में हुई है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये गलत है, तो यहाँ असंगत तो यह कि 3 नंबर है। तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तिलम संघ की स्थापना 3 जुलाई 1990 को की गई, ये भी सही है। तो ये उद्योगों से अपना क्वेश्चन। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में किसकी हैं? माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं, ये मक्का की है। और ये ध्यान रखना है कि माही नाम से माही सुगंधा है, ये माही सुगंधा किसकी है? माही सुगंधा है, ये है चावल की किस्म। किसकी किस्म है? चावल की है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 4th बी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है? अब देखिए, ये कृषि जलवायु प्रदेश है, थोड़ा सा क्या है कि कृषि जलवायु प्रदेश में हमें क्षेत्र ध्यान रख, पूरा मैप ध्यान रखना है, कौन सा कृषि क्षेत्र है, किसमें इसमें क्या होता है, कैसे रहता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही क्या है कि फटाफट सी अभी क्या है कि टाइम में इसमें काफी आपका कितना टाइम हो गया, हाँ थोड़ा लंबा ज्यादा ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड बनाना चाहूंगा इसमें कि 4th, चलो एक बार देख लेते हैं। 4th भी आर्द्र दक्षिणी मैदानी। अब देखिए, ये सीधा सा बात है
कि जब आर्द्र दक्षिणी मैदानी आ गया, फोर्थ वी ब्रैकेट में लिखा हुई है, तो दक्षिणी मैदानी है तो इसमें बांसवाड़ा होगा, इसमें प्रतापगढ़ होगा, डूंगरपुर होगा और राजसमंदर नहीं है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। क्रांति और संबंधित क्षेत्र, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति चमड़ा से नहीं है, नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हाँ जी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये अपने को ध्यान रखना है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज, ये देखिए हैंगिंग ब्रिज है, ये भारत का चौथा व राजस्थान का पहला है। भारत का कौन सा? भारत का चौथा वह राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कहां पे लगाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर से किया था ऑनलाइन। राजस्थान का पहला ये हैंगिंग ब्रिज है, ये बनाया गया वो चंबल नदी पे बनाया गया, कोटा में, चंबल नदी पर कोटा में बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उदयपुर से इसका उद्घाटन किया था। खारी नदी के प्रभाव वाले जिलों का सही युग्म, अब देखिए खारी नदी, अब देखिए हमने क्या है कि अगर देख रखे हैं मैप में जिले तो नए जिले बने, उन्हें बार बार देखना पड़ेगा। खारी नदी निकलती कहां से है? राजसमंद, फिर भीलवाड़ा में, फिर शाहपुरा में, ब्यावर, केकड़ी और टोंक, 6 जिलों में बहती है और फिर बनास में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नहीं है? वाकल साबरमती की सहायक है, आत्मती सहायक है, वेत्रक सहायक है, अनास नदी है, ये माही की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है अनास। अब सहायक नदी पर भी क्वेश्चन आता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। तो साबरमती की ये सहायक नहीं है, माही की सहायक है, ये ध्यान रखेंगे। असंगत को छांटिए। अब क्या है कि यहाँ नदियां दिया गया, उनका उद्गम स्थल दिया गया है। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है, जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, वामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से निकलती हैं, और आहू नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से निकलती है। ये गलत है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से तो क्या है? बाणगंगा नदी है, ये निकलती है। और जो आहू नदी है, ये आहू नदी तो कहां से निकलती है साथियों? ये सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, सुसनेर एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। तो असंगत कौन सा है? 4 नंबर असंगत है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। तो इसको देखते हुए नोट करते हुए चले थोड़ा सा। हाँ जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम, अब देखिए आरोही है या अवरोही है, ये नोट करना है अपने को। आरोही का मतलब क्या हो गया? बढ़ता, और बढ़ते में क्या होगा? बढ़ते में पहली कम वाली आएगी, फिर ज्यादा वाली आएगी। तो इसमें क्या है कि जैसे कांतली नदी है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है, 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी है राजस्थान में, ये है राजस्थान भू क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है, राजस्थान के भू क्षेत्र की बात हो रही है। तो राजस्थान में 322 किलोमीटर है। लूनी नदी है, ये 330 किलोमीटर है, और बनास नदी है, ये 512 किलोमीटर है। यही पहला ही क्या बन रहा है? बढ़ता क्रम बन रहा है। 100, 322, 330, 512। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस झील के किनारे 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास राज्य प्रशस्ति लिखा गया है? ये राजसमंद झील के किनारे है, और ये क्या है कि संस्कृत भाषा में है, और रणछोड़ राय भट्ट ने लिखा था, और शिलालेखों पर लिखा गया। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इतिहास है। शिलालेखों पर लिखा गया विश्व का सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है? जो राज प्रशस्ति में संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर लिखा गया, राजसमंद झील के किनारे स्थित है। निम्न में से असंगत युगम है। असंगत युगम कौन सा है? गड़ीसर झील है, जैसलमेर में है,
बुड्ढाजोड़ अनूपगढ़ में है। तालाबशाही झील ये 12 में नहीं है, ये कहां पे है तालाबशाही? तालाबशाही है धौलपुर में। और ये जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के मनसबदार था साले खां, उनके कहने पर बनाई गई थी। और पचपदरा है बालोतरा में। तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? 3 नंबर नहीं है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी खारे पानी की सिंपल क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। तो ये कौन सी है? बालोतरा में है, ये खारे पानी की है। ये मीठे पानी की कोलायत, फोय सागर, उमेद सागर सारी हैं। तो ये क्या है? खारे पानी की झील है। सिंपल क्वेश्चन है। उदयपुर की किस झील के किनारे महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल बना हुआ है? ये राजमहल है महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था, वो पिछोला झील के किनारे है। और क्या है कि प्रसिद्ध विद्वान फर्ग्यूसन ने इसने लंदन के विंडसर महलों की तुलना की है। इनकी क्या है? फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महलों से तुलना की है। लंदन के विंडसर महलों से तुलना की है इन राजमहलों की। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे गौर करना है। निम्न में से किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ? ये मैंने व्याख्या में आपको करवा दिया है पीछे कि ये झील कौन सी थी। रामगढ़ झील 12 थी, उस पे डिटेल में अपने वहां बात कर ली है। निम्न में से कौन सा संयोग गलत है? प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और लाभान्वित जिले। जाखम परियोजना उदयपुर प्रतापगढ़ सही है। नर्मदा नहर परियोजना बाड़मेर सांचौर सही है। सोम कमला अंबा परियोजना दीघ खेरथल तिजारा ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो कोई बन ही नहीं रहा। सोम कमला अंबा है ये डूंगरपुर व स्लूम्बर, पहले उदयपुर था अब नया बन गया स्लूम्बर, तो ये स्लूम्बर है, इनसे हैं तो ये सम्मिलित है। पांचना परियोजना है करौली सवाई माधोपुर भरतपुर है, तो ये सही है, अपने को ये ध्यान रखना है। तो गलत 3 नंबर है। ज्वाई बांध की जलापूर्ति के लिए उदयपुर की कोटरा तहसील में कौन सी परियोजना बनाई गई थी? तो ये सही बांध बनाया गया था उदयपुर की कोटरा तहसील में। और यहाँ क्या जल सुरंग बनाई गई थी 6.7 किलोमीटर। राजस्थान की पहली जल सुरंग, राजस्थान की क्या है? पहली जल सुरंग है, ये बनाई गई, ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली जल सुरंग, राजस्थान की पहली जल सुरंग है, वो यहां बनाई गई थी सही परियोजना में। निम्न में से सूचित सम्मिलित कीजिए। चूलीदेह परियोजना, चूलीदेह परियोजना है ये कहां पे है? करौली में। चूलीदेह परियोजना कहां पे है? करौली में। 4 यानी ए का 4। बांदी सेदला परियोजना ये जालोर में है, यानी बे का 2। तकली परियोजना ये कोटा में है, यानी से का 1। उराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, यानी दे का 3। 4 2 3 1, 4 2 1 3 है ना, 4 2 1 3 3 नंबर में है, ये हो जाएगा। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं वाला बताना है। काली सिंध परियोजना डीडावाना कुछ ये पहला ही सही नहीं है। काली सिंध परियोजना है ये झालावाड़ की है। कहां की है? झालावाड़ की, ये ध्यान रख लेना है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही है। ज्वाई परियोजना पाली की है और मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है। ठीक है, आगे देखेंगे किस परियोजना के तहत कौन सी परियोजना थी। इसमें देखिए कि किस परियोजना के तहत पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण चूरू व झुंझुनू में जल उपलब्ध करवाया जाएगा। किस योजना के तहत पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कर चूरू व झुंझुनू को उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये यमुना जल सिंचाई परियोजना है। और ये ध्यान रख लेना है साथियों, ये यमुना जल सिंचाई परियोजना है ना, ये राजस्थान के साथ में यूपी के साथ में एचपी हिमाचल प्रदेश व दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। दिल्ली की संयुक्त परियोजना है, ये अपने ध्यान रख लेंगे साथियों, संयुक्त परियोजना है, ये इनकी संयुक्त परियोजना है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों के लिए सीधे उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदती है? तो ये राजसी को खरीदती है, और राजसी को है ये लघु जो उद्योग है, लघु उद्योग में बनाया गया उद्यम है, उनका विपणन भी करती हैं, खरीदती भी हैं। और इसकी स्थापना है, ये स्थापना 3 जून 1961 को ही थी। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है साथियों। कहां पे होती है? जयपुर में होती है। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना जयपुर में होती है। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा की स्थापना कब होती है? गैर कृषि विकास एजेंसी यानी गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, छोटे उद्योग धंधों को पनपाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, यानी कृषि से जुड़े हुए नहीं है वो वाले, उनके लिए 1995 में रूडा की स्थापना की गई थी जयपुर में। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। रिको द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के लिए विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर, जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि 4 एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। कहां पे? रानपुरा कोटा में, रानपुरा कोटा में किया गया है। बोरनाडा जोधपुर में किया गया है, जोधपुर ग्रामीण हो गया अब तो। बोरनाडा जोधपुर में किया गया है। रिको श्री गंगानगर में किया गया है। पर यहां ध्यान रखना है जयपुर में नहीं हुआ है, ये अलवर में स्थापित किया गया है। तो यहां निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ये पहला कथन क्या है? गलत हो गया, क्योंकि अलवर है। अन्य फूड पार्क ग्रीन टैग मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है, ये सही है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा? 2 नंबर सही है, 1 गलत है। तो कथन 2 सही है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। क्या करना है? कथन 2 सही है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद स्थापित राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थापित किया गया? स्वतंत्रता के बाद पहला जयपुर उद्योग लिमिटेड है, ये 1953 में स्थापित किया गया था। और उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था। उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था, ये अपने को ध्यान रखना है। सीमेंट कारखाना था, ठीक है। यहां त्रिशूल छाप सीमेंट बनती थी। त्रिशूल छाप सीमेंट है, ये इसमें बनती थी। क्योंकि बनती थी इसलिए क्योंकि अभी बंद है। ये लाइन भी आप लिख लो कि वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में यह बंद है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये क्या है कि पहला सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड स्थापित किया गया था। ये नाम तो जयपुर उद्योग लिमिटेड है, पर स्थापित सवाई माधोपुर में किया गया था। कब किया गया था? सवाई माधोपुर में किया गया था। आजादी के बाद पहला था, 1953 में स्थापित हुआ। जब स्थापित हुआ तब एशिया का सबसे बड़ा था, और त्रिशूल छाप सीमेंट यहां बनती थी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की परियोजना का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो राजस्थान में इसका भाग है साथियों, वो है 39%, यानी 576। इस परियोजना की कुल लंबाई है ना, वो तो है, ये कहां से कहां तक है? दिल्ली से मुंबई, और दिल्ली से मुंबई तक 1483 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 1483 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर कहां पे है? राजस्थान में है मित्रों। ये अपने को ध्यान रख लेना है, जो लगभग 39% है, लगभग 39% है। विजया और भाग्यम क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन है। बोथिया गांव के पास खोजे गए तेल भंडार बाड़मेर में, यानी तेल भंडार, तेल के कुएं। राज्य में लोहे इस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र मोरिजा बेनेला, ये कहां पे है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में है। निमला रायसेला दौसा में है, और डाबला सिंगाना नीम का थाना में है, नीम का थाना। तो ये क्या है कि ये प्रमुख लौह उत्पादन क्षेत्र हैं।
खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, लोहा, तांबा, मुल्तानी संगमरमर, बेरिलियम, फेल्सपार, वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा है, इनमें लगभग राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। वोलेस्टाइन, तांबड़ा, सेलेनाइट, इसके अलावा क्या है, ध्यान रखें कि सेलेनाइट है, सेलेनाइट, जास्पर है, सीसा जस्ता है ना। तो ये चीजें हैं जिनमें राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। बेंटोनाइट में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बेंटोनाइट एक ऐसा है जिसमें पानी में गिरते ही वो उछलता है, और ये राजस्थान में सबसे अधिक बाड़मेर जिले में उत्पादित होता है। राजस्थान का कौन सा जिला रोक फास्फेट का उत्पादन नहीं करता? रोक फास्फेट झामरकोटड़ा एशिया की सबसे बड़ी खान है। झामरकोटड़ा उदयपुर में एशिया की सबसे बड़ी खान है। जैसलमेर में बीरमानिया क्षेत्र इसके अलावा भी है, पर बीरमानिया क्षेत्र है ये विशेष रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर में अचरूल क्षेत्र है, ये जाना जाता है इसके उत्पादन के लिए। पाली में इसका उत्पादन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। माही बजाज सागर परियोजना का कितना प्रतिशत विद्युत राजस्थान को प्राप्त होता है? अब देखिए, माही बजाज सागर परियोजना, ये माही बजाज सागर परियोजना है ना, इसमें हिस्सेदारी, ये सीधा ध्यान रखेंगे। माही बजाज सागर परियोजना है, इसमें हिस्सेदारी क्या है? राजस्थान और गुजरात है, इनकी संयुक्त परियोजना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान और गुजरात की इसमें क्या रहेगी, हिस्सेदारी रहेगी। अब यहां क्या है कि राजस्थान और गुजरात में इसकी हिस्सेदारी रहेगी, तो यहां ये ध्यान रखें कि राजस्थान का इसमें 45 भाग है और गुजरात का इसमें क्या है, 55% भाग है। 55% भाग है, 45-55 है। पर ये यहां ध्यान रखें कि विद्युत जो है, जो विद्युत है, इसमें विद्युत उत्पादन जो इसमें है, इसमें राजस्थान ही है केवल। राजस्थान का कितना हिस्सा है? राजस्थान का 100% हिस्सा है विद्युत में। वैसे पानी में क्या है, पानी में ये 45-55 वाला है, तो यहां विद्युत का पूछा है तो 100% हमारा उत्तर रहेगा, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन में अधिष्ठापित क्षमता सबसे अधिक है? सबसे अधिक वर्तमान में सूरतगढ़ की है और ये 2820 मेगावाट है। पहले क्या है, छबड़ा की थी, और छबड़ा है इसकी 2320 रह गई है अभी मेगावाट, ये ध्यान रखना। कहीं आए तो मैं इसलिए दोनों लिख दिए हैं। राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? तो ये गिरल में स्थापित किया गया था, और गिरल कहां पे था, कहां पे है, बाड़मेर में स्थापित किया गया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, ये 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई थी, ये अपने ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में अगला, राजस्थान में खारे पानी को मीठा करने का सौर ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो ये खारे पानी को मीठा करने का भालेरी चूरू में स्थापित किया गया पहला संयंत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित में से गलत तथ्य है। शिशु लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता 52.1%, अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत, ये तो क्या है, ये अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये एससी है, अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत तो कितना है साथियों, 13.5% है, ये ध्यान रखना है, तो ये गलत है। नगरीय जनसंख्या 24.9, तो ये सही है। तो यहां कौन सा गलत है? तो यहां 3 नंबर गलत है, ये अपने ध्यान रख लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति पुरुष से कम पाया गया? तो यहां ध्यान रखना है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम बाल लिंगानुपात
कहां पे है? राजस्थान में। न्यूनतम बाल लिंग अनुपात राजस्थान में है साथियों, वो कहां पे है? लिंग अनुपात वो हमारा कहां पे है? वो है नंबर 1 झुंझुनू में सबसे कम, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में करौली, उसके बाद में श्रीगंगानगर। ये न्यूनतम 4 है। अब यहां आपने को ये ध्यान रखना है कि झुंझुनू है, यहां सबसे कम 837 है, सीकर में 848 है, करौली में 852 है और श्रीगंगानगर में 854 है। ये लिंगानुपात है, ये अपने को ध्यान रखना है। आपने को 850 से कम पूछा है तो झुंझुनू और सीकर दो ही ऐसे हैं जहां 850 से कम है, ये ध्यान रख लेंगे साथ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के लगभग समान है? तो राजस्थान का जनघनत्व कितना है? राजस्थान का जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के समान लगभग किसका है? तो वो राजस्थान के समान है, वो सिरोही का है और वो अपने को ध्यान रखना है 202 है। कितना है? 202 है, ये लगभग बराबर है, ये ध्यान रख लेंगे। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 2011 के अनुसार है वो 5 है। और ये 5 कौन से हैं? सबसे अधिक तो है जयपुर की 30 लाख है, जोधपुर की 10 लाख है, कोटा है, बीकानेर है और अजमेर है। बीकानेर और कौन सा है? अजमेर। ये क्या है? 5 है, जो क्या है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी वाला दूसरा जिला कौन सा है? दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक कमी, दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी, ये सर्वाधिक कमी रही थी साथियों, वो रही थी कहां पे? नंबर 1 गंगानगर में, सबसे ज्यादा कमी रही थी गंगानगर में। और दूसरा कहां रहा था? जैसलमेर। दूसरा कहां रहा? जैसलमेर में। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां नंबर 4 है, नंबर 4 है। ये 70 क्वेश्चन है, ये हमारे पहले टॉपिक में थे। यहां एक बात जरूर सुनिएगा साथियों कि हमारे जो टेस्ट हैं, जैसे राजस्थान के भूगोल के हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए, ऐसे ही अगला टेस्ट होगा जो 5 पार्ट बांट रखे हैं, हर एक पार्ट में होंगे वो 70 क्वेश्चन रहेंगे, उनकी व्याख्या सहित पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, और नई हमारी क्या है? आर्थिक समीक्षा, वो नहीं पढ़नी है, नई आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, नया करंट जीके पढ़ना है, नए जिले को पढ़ने हैं। नई आर्थिक समीक्षा भी आ गई है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और आगे कोई भी क्वेश्चन होंगे मैं प्रयास करूंगा देने का जवाब। बाकी ऐप में वो सारी पीडीएफ वगैरह आपकी अपलोड कर दी जाएगी। हर एक टाइम पे क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।